Hey everyone, welcome back to Kavis Academy. Here I will discuss BHO Entrance Exam MSc Zoology 2018 papers solution. ओके नाउ तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये पार्ट 4th वीडियो एंड पार्ट 4 के अंदर मैं आपको 20 क्वेश्चन नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। ओके नाउ यहाँ जो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के अंदर डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपने इन सारे पार्ट्स को नहीं देखा है देन प्ले लिस्ट में जाके इन सारे पार्ट्स को आप देख लेना। साथ ही साथ आपको मेरे इस चैनल पे 2019 मिल जाएगा। ओके तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रैट गेट रिड्यूस टू अ स्मॉल साइज। ओके एक लार्ज पॉपुलेशन थी रैट की, दे रिड्यूस टू अ स्मॉल साइज, रिड्यूस होके स्मॉल साइज में। नाउ रिजल्टिंग इनटू अ फिक्सेशन ऑफ सम अलील। इस रीजन की वजह से क्या हुआ कि उसके को सम अलील्स रिजल्टेड इनटू द फिक्सेशन, कुछ सम एलील्स फिक्स हो गए इन पॉपुलेशन के अंदर। दिस मे बी हैपन ड्यू टू, ये किस कंडीशन की वजह से, किस रीजन की वजह से हुआ है और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नॉन एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का मीन्स क्या होता है? ब्रेक, और जेनेटिक मीन्स जीन पूल का ब्रेक होना। ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वहाँ पे जो सिलेक्शन होता है इंडिविजुअल्स का तो वो होता है बाय चांस, मीन्स सोचा समझा सिलेक्शन नहीं होता है। ओके इसमें क्या होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन साइज है वो रिड्यूस हो गई। और देखो रिड्यूस द स्मॉल साइज, ऐसे ही ये लाइन दे रखी है, इसको लाइन को पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट से। ओके सेकंड चीज यहाँ पे पॉपुलेशन आइसोलेटेड हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंडीशन है इसके अंदर दो एग्जाम्पल समझाया हुआ है। एक एग्जाम्पल आपका मीन्स दो फिनोमिना, एक तो आपका फाउंडर इफेक्ट होता है ना, एक है बॉटल नेक इफेक्ट। बोटल नेक इफेक्ट में क्या होता है? कैटास्ट्रोफिज्म कंडीशन की वजह से कुछ बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन है वहाँ पे कुछ कैटास्ट्रोफिज्म की वजह से लाइक डिजीज हुई, अर्थक्वेक हुआ, भूकंप, वोल्केनिक एरप्शन हुआ, इस कंडीशन की वजह से लार्ज पॉपुलेशन डिसअपियर हो जाती है। ओके और कुछ स्मॉल पॉपुलेशंस सर्वाइव करती है, लाइक ये बॉटल है। ओके यहाँ पे इस रीजन की वजह से यहाँ पे कुछ कैटास्ट्रोफिस की वजह से लार्ज पॉपुलेशन डिसअपियर हो जाती है और यहाँ पे बॉटल नेक के पास में जो स्मॉल पॉपुलेशन थी वो सर्वाइव कर जाती है और वो फिर अपने नंबर को इंक्रीज करती है। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। एंड सेकेंड होता है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि लार्ज पॉपुलेशन है, ओके वो इसमें से स्मॉल पॉपुलेशन हो जाती है माइग्रेट होके अपनी एक खुद की पॉपुलेशन फिर यहाँ पे अपने नंबर को इंक्रीज करती है, ये होता है फाउंडर इफेक्ट। तो ये दोनों एग्जांपल आपकी जेनेटिक ड्रिफ्ट का है। तो यहाँ पे ये लार्ज पॉपुलेशन रिड्यूस टू स्मॉल साइज, ये कंसेप्ट कहाँ पे आता है? आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट का है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके नाउ ये जो इवेंट होता है वो सोचा समझा नहीं होता है, वो रैंडमली होता है। मीन्स यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि ये जो जीन है हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हार्मफुल है या फिर यूजफुल है। तो यहाँ पे मीन्स नेचुरल सिलेक्शन वाली बात नहीं हुई है ना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। ये जो कंसेप्ट है मैंने आपको मेरी जो सिलेबस वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया कि ये टॉपिक आप अच्छे से देख लेना, बिकॉज इन टॉपिक्स के काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे कॉज पॉपुलेशन टू इवॉल्व। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर है? यहाँ पे जो फैक्टर है दैट इज द रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ इन अ पॉपुलेशन 200 इंडिविजुअल्स, कितने इंडिविजुअल्स हैं? 200 individuals. Now, our frequency A and A small है, alleles is 0.4. यहाँ पे alleles की frequency दे रखी है, means कैपिटल A की frequency कितनी है? 0.4 है and small a की frequency कितनी है? 0.6 है। Now, the number of both homozygous in a population will be। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस के इंडिविजुअल्स के नंबर पूछे गए। तो सबसे पहले हमें होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। होमोजाइगस मीन्स ए है ना, इसको होमोजाइगस एन स्मॉल ए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो एक ए की फ्रीक्वेंसी आपको 0.4 दे रखी है, अगर ए स्क्वायर की निकालनी है तो क्या करेंगे? 0.4 इंटू
0.4, दैट इज द 0.16. ओके, नाउ यहाँ पे भी स्मॉल ए की यहाँ पे फ्रिक्वेंसी निकालनी है आपको, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम 0.6 इंटू 0.6, दैट इज द 0.36. ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या पूछा गया, ये हमें ए स्क्वायर क्या हो गया आपके इस होमोजाइगस कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी है, ये होमोजाइगस स्मॉल ए की फ्रिक्वेंसी है. ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ होमोजाइगस. तो यहाँ पे अगर कैपिटल ए के अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल 200 में से कितने कैपिटल ए है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको क्या आता है, आपका आता है 32. एंड सेम एज इट इज यहाँ पे भी स्मॉल ए के होमोजाइगस की मुझे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालना है. मीन्स स्मॉल ए कितने हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स है. सो यहाँ पे जब अगर मैं निकालूंगी, अगर इसको मल्टीप्लाई किया 200 से, तो आपका आता है आंसर 72. ओके, मीन्स कैपिटल ए की नंबर ऑफ होमोजाइगस कितने हैं 32, एंड स्मॉल ए के होमोजाइगस इंडिविजुअल्स कितने हैं 72. ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ये जो कंसेप्ट है ये आपका हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का है. ओके, ये इसके बारे में आपको सारे पेपर में यही बोलती हूँ कि जो भी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है उसकी जितनी भी एमसीक्यूज है वो सारे सॉल्व कर लो. ओके, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो @काविस अकेडमी. वहाँ पे आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगी. ओके, नाउ सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. Question number 64. Which one of the following is the example of exopeptidase? यहाँ पे क्या पूछा गया है, exopeptidase का एग्जाम्पल पूछा गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है, व्हाट इज मीन बाय पेप्टिडेज. पेप्टाइड प्लस एज, किसकी जिससे एंजाइम के पीछे एज लगता है, मीन्स वो इसको क्लीव करता है, मीन्स ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा. ओके, जो पेप्टिडेज होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है. तो ये जो पेप्टिडेज होता है वो अगेन 2 टाइप के होते हैं. एक होता है आपका एंडोपेप्टिडेज, एक होता है आपका एक्सोपेप्टिडेज. एंडोपेप्टिड, सपोज मान लो कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस है. ओके, अमीनो एसिड की ये सीक्वेंस है आपकी, तो यहाँ पे जब 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द पेप्टिडेज. ओके, तो ये आप पेप्टिडेज है, मीन्स ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है. तो यहाँ पे एंडोपेप्टिडेज क्या करता है, जो ये जो सेंटर के अंदर अमीनो एसिड होते हैं उसके बीच में अमीनो एसिड की अगर पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है तो वो हम बोलते हैं उसको एंडोपेप्टिडेज. ओके, एंड टर्मिनल पे पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोपेप्टिडेज. तो यहाँ पे एक्सोपेप्टिडेज का एग्जाम्पल पूछा गया है. तो एक्सोपेप्टिडेज का आपका एग्जाम्पल है दैट इज द कार्बोक्सीपेप्टिडेज. ओके, लाइक ये ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये आपके एंडोपेप्टिडेज के एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे क्या पूछा गया, एक्सोपेप्टिडेज जो टर्मिनल पे ब्रेक करता है उसके एग्जाम्पल पूछा गया है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ओके, नाउ एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन इन मैमल. तो आपको पता है कि सबसे स्टार्च हमारे माउथ की जो स्लाइवा है, स्लाइवा के अंदर एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है ना. उस रीजन की वजह से हमारे माउथ के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, एंड कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन होता है हमारे माउथ के अंदर, स्लाइवा के अंदर. सो वो क्या करता है कि आपका जो स्टार्च है उसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करेगा, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर नेक्स्ट हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है. तो जो पैंक्रियाज होता है वो अगेन एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड माल्टोज का सिक्रेशन करती है. सो ये क्या करता है, ये इसका जो एंजाइम है ये कहाँ जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, एंड वहाँ पे जाके जो फूड है वहाँ पे जो या फिर स्टार्च या फिर माल्टोज इनके जो यूनिट है उसको ब्रेक करेगा. ओके, जब वो ब्रेक करेगा जो लास्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज द ग्लूकोज. क्या होता है, ग्लूकोज. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च. स्टार्च का एंड प्रोडक्ट पूछा गया है. सो ऑप्शन नंबर ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नाउ
मोस्ट एफिशिएंट एंड द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन एनिमल किंगडम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आपको पता है कि एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन होता है ना, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Now, during first inhalation in bird, air directly goes to. So, सबसे पहले जो first inhalation of bird, तो यहाँ पे जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के पास आपका होता है काउडल सेक, है ना। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, now in certain condition some of fish rely on ramp ventilation because, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, रैम्प। सबसे पहले बात आती है कि रैम्प वेंटिलेशन क्या होता है। जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है वो अगेन 2 टाइप्स की होती है फिश के अंदर। एक होती है आपकी रैम्प वेंटिलेशन, एक होती है बकल पंपिंग। ओके, रैम्प वेंटिलेशन सार्क के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, जो वाटर है, वाटर के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल साथ में आते हैं, है ना, तो माउथ से होते हुए आपकी गिल्स के अंदर जाएंगे। सो यहाँ पे पूछा गया है रैम्प वेंटिलेशन क्यों होती है, बिकॉज दे अचीव अ हाई वेंटिलेशन एट अ लो रेस्पिरेटरी कोस्ट, हाई वेंटिलेशन अचीव करने के लिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और इस इवेंट में सबसे ज़्यादा एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, एनर्जी वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Now, question number 69. One of the major function of the pepsin is to digest. तो मेजर फंक्शन पूछा गया है। तो मेजर फंक्शन क्या होता है कि जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, कोलेजन होता है उसका डाइजेस्ट करता है ना। तो यहाँ पे जो पेप्सिन है दैट इज द प्रोटीओलाइटिक एंजाइम एंड दे डाइजेस्ट द कोलेजन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Now, neutrophil invasions of inflamed area is, तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल, तो यहाँ पे आपको लाइन डिफेंस दे रखे है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले आती है कि फर्स्ट लाइन डिफेंड क्या होता है। जो फर्स्ट लाइन डिफेंड होता है मीन्स बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारी बॉडी सबसे पहले कौन सा डिफेंस शो करती है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमारा बैरियर होता है, हमारी स्किन हुई, है ना, सीलिया, स्टमक के अंदर HCl हुआ, ये सब मुंह के अंदर स्लाइवा हुआ, तो ये सारे क्या है, ये हमारा सबसे पहला फर्स्ट लाइन डिफेंस है। ओके, नाउ सेकंड लाइन डिफेंस में क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है लाइक WBC के सेल्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, मैक्रोफेज, है ना, नेचुरल किलर सेल, ये जो सारी सेल्स होती है वो क्या करती है कि फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करती है, एंटीजन्स को इंगल्फ करती है। सो यहाँ पे ये जो सेकंड लाइन डिफेंस का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ थर्ड लाइन डिफेंस क्या होता है कि अगर ये भी काम ना करे तो हमारी B and T सेल्स एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है ना, उसको हम बोलते हैं थर्ड लाइन डिफेंस। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, न्यूट्रोफिल्स क्या RBC के सेल्स हैं और ये क्या शो करती है, ये हमारी सेकेंड लाइन डिफेंस शो करती है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड। Now, which one of the following region of nephron is virtually impermeable to water? Okay, so यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नेफ्रॉन में कौन सा पार्ट है जो इम्परमेबल टू वाटर, मीन्स वाटर के लिए इम्परमेबल है। सो सबसे पहले हम देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है ना, और इसको क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से, अगर आपने मेरे सारे पार्ट्स देखे हैं लाइक, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने DU ज़ूलॉजी के पेपर में बता रखा है 2019 के अंदर। तो यहाँ पे आपको पता है ये कौन सा एरिया है, ये PCT है, एंड ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, एंड ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, एंड ये आपका DCT है, डिस्टल कोवेलेंट ट्यूब, एंड ये कलेक्टिंग डक्ट है। ओके, ये नेफ्रॉन का सिंपल डायग्राम होता है। तो यहाँ पे जो PCT है, PCT मीन्स प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो बाहर जो एनवायरनमेंट होता है वो आइसोटोनिक इन नेचर होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैसा होता है, आइसोटोनिक इन नेचर। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब आयंस का, वाटर का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, मीन्स लार्ज साइज के मॉलिक्यूल वो बहुत इजीली परमेबल हो जाते हैं, है ना, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
सो यहाँ पे आइसोटोनिक की वजह से सारी चीज़ें वाटर आयन सब एब्जॉर्ब होती है, बिकॉज यहाँ पे आइसोटोनिक के नेचर है। नाउ यहाँ पे लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं। तो लूप ऑफ हेनले ये पे आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बाहर ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो आपका है हाइपरटोनिक। कैसा है? हाइपर, ध्यान से देखना, हाइपर का मीन्स होता है आपका सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है एंड वाटर की कंसंट्रेशन कम है। जो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर कम है मीन्स अंदर से फिर बाहर आ सकता है पानी। देखो यहाँ पे अगर पानी कम है, यहाँ पे देखो, वेट, यहाँ पे अगर यहाँ पानी कम है बाहर, है ना, प्लाज्मा के अंदर, तो यहाँ इसके अंदर अगर पानी होगा वो बाहर आ जाएगा, है ना। सो इस कंडीशन में ये जो DLS डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये परमेबल होती है वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर इजीली परमेबल करती है बिकॉज इसका जो नेचर है वो कैसा है? हाइपरटोनिक का मीन्स सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, वाटर की कंसंट्रेशन कम। इस कंडीशन में अंदर से ट्यूब के अंदर से वाटर ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया। नाउ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो नेचर होता है वो होता है आपका हाइपोटोनिक। कैसा होता है? हाइपो मीन्स सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपकी है कम एंड वाटर की कंसंट्रेशन है ज़्यादा। अब वाटर यहाँ पे बाहर ऑलरेडी ज़्यादा है तो क्या यहाँ ट्यूब से बाहर निकलेगा? क्या ट्यूब से बाहर, यहाँ पे इस ट्यूब से बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब है ये जो एरिया है वो वाटर के लिए इम्परमेबल, मीन्स वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे इम्परमेबल ऑफ वाटर पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है कहाँ गया? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हो गया थर्ड करेक्ट। ओके, अगर यहाँ पे वाटर इम्परमेबल है तो परमेबल क्या होगा? यहाँ पे परमेबल होगा आपका आयंस। ओके, और यहाँ पे अगर वाटर परमेबल है तो इम्परमेबल क्या होगा? आयंस। तो ध्यान रखना। नाउ यहाँ पे डिस्टल कोवेलेंट ट्यूब थर्ड क्या है आपका? डिस्टल कोवेलेंट। इसके अंदर ये जो एनवायरनमेंट है वो आइसोटोनिक इन नेचर है। सो ये भी आपका सबके लिए परमेबल है ना। सो यहाँ पे इम्परमेबल ऑफ वाटर पूछा गया, ये एज इट इज क्वेश्चन DU 2019 के अंदर आ रखा है, वहाँ पर और अच्छे से समझा रखा है। सो अगर आपने 2019 की पेपर सोल्यूशन नहीं देखा है देन विजिट करके उन सारे पार्ट को देख लेना। सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है यहाँ पे करेक्ट। नाउ द गैसेस एक्सचेंज ऑफ टीलोस्ट फिश इज ग्रेटली डिपेंड ऑन। तो यहाँ पे जो फिश है वहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज का डिपेंड अपॉन, तो गैस एक्सचेंज आप ब्लड, अगर मान लो कि ये फिश है, ओके, यहाँ पे अगर वाटर फ्लो फिश के अंदर वाटर फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है, वाटर फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम में जो फ्लो है गैसेस का वो इस डायरेक्शन में होगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम बोलते हैं करंट, है ना, काउंटर करंट बोलते हैं। सो यहाँ पे जो गैस एक्सचेंज का जो डिपेंड किस पे होता है? काउंटर करंट पे होता है, ऑक्सीजनेटेड वाटर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, नाउ द प्रोटीन दैट हैज ATPase एक्टिविटी इज, तो आपने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, वहाँ पे मायोसिन एक्टिन प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा। तो जो मायोसिन होता है उसकी हेड के ऊपर ओके, जब ADP में कन्वर्ट होती है फिर एक्टिव फिलामेंट के साथ वो इंट्रैक्शन करती है। तो यहाँ पे क्या ATPase मीन्स ATP का ब्रेकडाउन होता है ना। तो ATPase एक्टिविटी कहाँ पे होती है? इस हैज मायोसिन रखती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ इन फोटो रिसेप्टर सेल द फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इज, तो यहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर सेल है, आपको पता है कि रोड सेल्स होती है, तो वो उसके अंदर क्या होता है कि रोडोप्सिन, है ना, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। तो रोडोप्सिन पिगमेंट क्या है? दैट इज द रिसेप्टर ऑफ लाइट। ओके, तो रोडोप्सिन पिगमेंट भी अगेन 2 पार्ट्स होते हैं उसके, रोडोप्सिन इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका क्रोमोफोर, ओके, एंड सेकंड होता है आपका ऑप्सिन।
तो इन 2 पार्ट से बनके ये रोडोप्सिन बनता है, ये रिसेप्टर ऑफ लाइट है। ओके नाउ, तो सबसे पहले जब लाइट गिरती है आपकी क्रोमोफोर के ऊपर, ध्यान से सुनना, लाइट गिरती है आपकी क्रोमोफोर के ऊपर। क्रोमोफोर किससे बना होता है? वो बना होता है आपका 11 सिस रेटिनल से, है ना। तो 11 सिस रेटिनल, यहाँ पे वो पूछा फोटोसेंसिटिव कंपाउंड, इसमें जो कंपाउंड होता है दैट इज द 11 सिस रेटिनल। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो यहाँ पे सुनना, रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन की 2 पार्ट्स है, यहाँ पे 2 पार्ट से बनके बना होता है क्रोमोफोर एंड ऑप्सिन। जैसे ही लाइट क्रोमोफोर के ऊपर गिरती है, ओके, तो 11 सिस रेटिनल है वो कन्वर्ट होता है 11 ट्रांस रेटिनल में। किसमें? 11 ट्रांस रेटिनल में। और इस लाइट को फिर ये जो लाइट है, मीन्स ये जो है, ये आप फिर इसको ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में ट्रांसफर होती है, ये एब्जॉर्ब करती है एंड ट्रांसफर यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कंपाउंड कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये जो पाथवे आपका एक बार देख लेना आप, CGMP पाथवे। ओके, फोटो लाइट रिसेप्टर का जो पाथवे, कैसे हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तो CGMP सिग्नलिंग पाथवे, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना। नाउ मैकेनो रिसेप्टर इन कॉक्लिया आर। तो मैकेनो रिसेप्टर आपको अभी जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर बताया था, जो मैकेनो रिसेप्टर होता है वो हायर सेल्स होकर, अगेन ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन हाइपर पॉलिराइजेशन फेज ऑफ एक्सन पोटेशियम? हाइपर पॉलिराइजेशन, तो यहाँ पे जो हाइपर पॉलिराइजेशन, आपको ये ग्राफ पता होगा, है ना, इस टाइप का ग्राफ होता है। तो ये आपका डीपोलराइजेशन होता है, एक्सन पोटेशियम। फिर ये रिपोलराइजेशन में पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम बाहर जाता है, तो बाहर ज़्यादा ही सेल से बाहर जाता है, तो बहुत ज़्यादा चल जाता है, तो हाइपर पॉलिराइजेशन, ये जो है, ये जो कंडीशन है, ये आपका हाइपर पॉलिराइजेशन कंडीशन है। इस कंडीशन में पोटेशियम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट पे बाहर चल जाता है, फिर वो यहाँ पे वापस लो होके रेस्टिंग फेज में जाना पड़ता है। सो यहाँ पे हाइपर पॉलिराइजेशन में क्या होता है कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, तो अगेन मैंने आपको सिलेबस की वीडियो में बताया था कि जो नर्व इम्पल्स वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा देखना है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ को आपको अच्छे से रीड करना है ना। इस ग्राफ क्या शो करता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रिपोलराइजेशन क्या होता है, हाइपर पॉलिराइजेशन क्या होता है, एंड उसका वोल्टेज क्या होता है। ओके, नाउ बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज बेस्ट अचीव बिकॉज इट हैज़। तो जो हीमोग्लोबिन में बफरिंग एक्शन है, तो क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि हिस्टिडीन की हाई कंसंट्रेशन होती है, बिकॉज दे हैव अ हाई हिस्टिडीन कंटेंट। ओके, हिस्टिडीन क्या है? हिस्टिडीन आपको पता है कि अमीनो एसिड है, और ये एक ऐसा अमीनो एसिड है, ये ओनली ऐसा अमीनो एसिड है जिसको हम एज अ बफरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं यूज़? क्योंकि इसको जो पीके की जो साइड चेन है, पीके की साइड है, वो इसका जो पीएच होता है वो होता है 7 न्यूट्रल। इस कंडीशन की वजह से इसको हम एज अ बफरिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वहाँ पे हिस्टीडीन की कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये हमारे ब्लड के अंदर पीएच को कंट्रोल करके रखती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। द केमिकल नेचर ऑफ ब्लड ग्रुप सब्सटेंस ऑन आरबीसीज। तो केमिकल नेचर पूछा गया है आरबीसी की मेम्ब्रेन का। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट, दैट इज द ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। ओके, नाउ सर्विकल वर्टिब्रा ऑफ बर्ड आर। तो यहाँ पे सर्विकल वर्टिब्रा, तो जो बर्ड्स के अंदर जो सर्विकल वर्टिब्रा होता है ना, तो वो होता है दैट इज द हीट्रोसीलस। ओके, ये क्या होता है? सैंडल शेप का होता है, और कॉनकेव एक साइड से होता है, कॉन्वेक्स एक साइड से होता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ इंटरक्लेविकल इन रेप्टाइल इज इंटरक्लेविकल। तो जो इंटरक्लेविकल होता है वो 2 क्लेविकल के बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द क्लेविकल। एंड बर्ड के अंदर इस इंटरक्लेविकल को हम बोलते हैं, बहुत फेमिलियर वर्ड है, दैट इज द फर्कुला, है ना, वो फर्कुला होता है। एंड रेप्टाइल के अंदर यहाँ पे शेप पूछा गया है, तो वैसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर
सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर 4 दोनों करेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए शेप दे रखा है, ए शेप आपका होता है क्रोकोडाइल के अंदर एंड टी शेप आपका होता है टर्टल के अंदर, एंड दोनों रेप्टाइल है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं पूछा गया, तो रेप्टाइल के अंदर पूछा गया है, तो ये दोनों आंसर करेक्ट होते हैं। बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हमें आंसर सर्च करना है, मीन्स ज़्यादा कंडीशन, जब कभी भी दो ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पे हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सर्च करते हैं। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात आती है तो हम टी शेप को चूज़ करेंगे। ओके, सो मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन सही है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट करना ऑप्शन नंबर सेकेंड को। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ओके, टोटल 80 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिए। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। बाकी के जो सारे पार्ट है आपको प्ले लिस्ट में जाके प्लीज़ वहाँ पे आपको सिस्टमेटिक वे में सारे पार्ट आपको कंटिन्यू वे में दिख जाएंगे, तो वो आप अच्छे से देख लेना। एंड सेकेंड चीज़, अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो @काव्यस अकेडमी। ओके, एंड अगर आप बी एच यू डी ओ इन सारे जियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की पेपर सॉल्व जरूर कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। अगर आप मेरे पेपर सॉल्यूशन बहुत अच्छे वे में अच्छे से देख रहे हो तो आपको ये सारे पेपर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो पेपर सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव होता है ना। तो मैं आपको जब भी पेपर सॉल्व कराती हूँ मैं आपको मैक्सिमम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ। क्यों कराती हूँ? क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं इतने सारे पेपर को सॉल्व कराती हूँ तो मुझे पता होता है कि कहाँ कहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पर आंसर क्या है। सो मेरा जो भी एडिशनल नॉलेज देने का पर्पज़ यही है कि आपको मीन्स अदर लास्ट ईयर के पेपर वो भी साथ साथ सॉल्व हो जाए। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलता जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।